आज से कुछ दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ा हुआ था, आपको पता ही होगा। अरबी संसद में गवर्नमेंट और अपोजिशन के पीछे सब एक दूसरे से भिड़ा हुआ है, एक दूसरे को लेने के ऊपर तुला हुआ है। मामला गर्म ही था, तब तक दो बड़े यूट्यूबर, दो बड़े इन्फ्लुएंसर के बीच कंट्रोवर्सी चालू हो जाता है। दोस्तों, मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का। और मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि न मेरा विवेक बिंद्रा कोई अपना आदमी है और न संदीप महेश्वरी मेरा रिलेटिव है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों के बारे में संक्षिप्त बता देना चाहता हूँ। विवेक बिंद्रा ग्लोबल ऐप ट्रेनिंग कंपनी के नाम से अपना करियर शुरू करते हैं और वो खुद बताते हैं कि कई सारा लॉस मेकिंग कंपनी को वो प्रॉफिट मेकिंग बनाया, जिसमें मारुति सुजुकी से लेकर के कई सारे ब्रांड का नाम वो बताते हैं। और जैसा कि वो बताते हैं कि 2019 में वो अपने कंपनी का नाम चेंज करते हैं और बड़ा बिजनेस के नाम से एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब रही बात संदीप महेश्वरी जी का, आपको पता ही होगा दोस्तों, इमेज बाजार के नाम से उसका कंपनी चलता है और जिसमें उनका इमेज कई सारा एडवर्टाइजमेंट कंपनी खरीदती है और साथ में कई सारा यूथ को वो इंस्पायर करने के काम करते हैं संदीप महेश्वरी जी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब ये खेल कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? ये खेल शुरू होता है जब संदीप जी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है और जो लड़का उसके शो में आते हैं वो विवेक जी का बिना नाम लिए अपने बारे में वो बताते हैं कि कैसे उनके साथ चीटिंग हुआ। और फिर संदीप जी बताते हैं कि थोड़े दिन के बाद विवेक बिंद्रा जी की तरफ से धमकियां आता है लीगल नोटिस भेजने का और वहां से खेल ये प्रारंभ होता है, शुरू होता है। दोस्तों, मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ, ना मैं इधर ना मैं इधर, निष्पक्ष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, ये विवेक बिंद्रा जो जहाँ से वो ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया, काम शुरू किया और अभी जिस जगह पर है, कोई भी आदमी सिर्फ चीटिंग करके वहाँ तक क्या पहुँच सकता है? आप खुद सोचिएगा दोस्तों, क्या सिर्फ चीटिंग करके वहाँ तक पहुँच सकता है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। हाँ, एक बात तो ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग मुझे बताओ, जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, अगर 20 रुपया का सब्जी भी लेते हैं तो देखते हैं कहीं सड़ा हुआ तो नहीं, डैमेज तो नहीं। तो भाई, जब किसी से कोई कोर्स परचेज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपको टोटल चीज़ देखना पड़े, आपको भी टोटल चीज़ चेक करना चाहिए, फीडबैक देखना चाहिए। ठीक है, अब रही बात जो लोग इस तरह का कोर्स सेलिंग करते हैं, विवेक बिंद्रा जी के साथ जो भी और लोग हैं, अगर आप लोगों से ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, बड़ा कोर्स सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको भी ये चेक करना चाहिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और हज़ारों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है। कहीं मिस सेलिंग तो नहीं हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, कहीं कोई इशू तो नहीं हो रहा है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब रही बात संदीप जी का। अब संदीप सर जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से जो बता रहे हैं, वो अपनी जगह सही है और विवेक जी भी जो बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह सही हो सकता है। मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक ज़रूर बात बोलना चाहूँगा कि लोगों को दो चीज़ मिला है, दो चीज़ देखने वाली बात है, एक मौका और फैक्ट। सबसे पहले आते हैं दोस्तों मौका का, कि टॉपिक मिल गया व्यू बढ़ाने का। दूसरा मौका क्या मिला? मज़ा लेने वाले लोगों का भीड़ लग गया। तीसरा क्या है? उसी बीच छोटे यूट्यूबर से लेकर वो भी यूट्यूबर जिसके बारे में जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी भी पता नहीं, और वो भी अपना ज्ञान अब पेल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं फैक्ट पर। पहला फैक्ट क्या है? व्यू बढ़ाने का टॉपिक मिल गया। अब कुछ लोग व्यू लाइक के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे, बस थंबनेल डाल दो संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, थंबनेल डाल दो, बस सोशल मीडिया को बना दिया दोस्तों कचरा का डिब्बा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, ये आचार्य प्रसाद जी को कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, उसका पहले के कोई वीडियो दे करके ट्रोल कर रहे थे कि देखो आचार्य प्रसाद ज्ञान बांट रहे और उसका पहले का वीडियो, ये क्या हो रहा है। तो ये है हालात व्यू बढ़ाने के लिए। और ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर मेरे बात से आगे मैं दोस्तों बहुत सारा चीज़ बताऊँगा, और ऐसे जाहिलियों का कुंडली में आज आग लगने वाला है। ठीक है, आगे वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मज़ा लेने वाले लोगों का भीड़ लग गया। आपको पता होगा दोस्तों कि जिस तरह से जब कोई भीड़ एक आदमी पर टूटता है, तो देखना वो भी आदमी जो ज़िंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया,
वो भी उस भीड़ में हाथ साफ करना उचित समझता है। बस वही हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस मैटर को कुछ जानता नहीं है, अब बस मजा लिए जा रहा है। जैसे फेक सब्सक्राइबर, फेक फॉलोअर मिलना आज के समय में आसान है, उसी तरह से फेक कमेंट करने वाला लोग का भी कोई कमी नहीं दोस्तों। ये हुआ मौका का फायदा उठाना। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे तीसरा, कि जिसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का डी भी नहीं पता, वो भी ज्ञान पेल रहे हैं आप। देखो, बात शुरू हुआ विवेक बिंद्रा से, संदीप मिस्त्री से। जैसे ऐसे होता है ना कि एक घर में आग लगा और बगल वाले घर को भी वो लपेट लेता है, ऐसे ही शुरू हुआ विवेक बिंद्रा और संदीप मिस्त्री से, और लोग लपेट रहा आप MLM को। ठीक है, और लपेटने के पीछे लगा हुआ, और ऐसे लपटू लाल को और ऐसे यूट्यूबर, छोटे क्रिएटर, ऐसे लोग का ज्ञान कहाँ से आता है? ऐसे लोग जो वीडियो बनाता है दोस्तों, मैं इसके बारे में सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये लोग का जो कंटेंट आता है, ये लोग पहले 4-5 वीडियो देखते हैं, ठीक है, फिर टेली प्रमोटर के माध्यम से पढ़ते हैं, और ये लोग हमसे व्यू में ज़्यादा हैं, लाइक में ज़्यादा हो सकते हैं, सब चीज़ में आगे हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर धरातल की बात करोगे, जमीन की बात करोगे, तो हमसे आगे नहीं होगा। क्योंकि ये लोग, इसका कंटेंट जो आता है ना, ये इसी जगह से आता है। ठीक है, ये कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है, बस इसका जो कंटेंट आता है 4-5 वीडियो देखने के बाद आता है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन वीडियो आता है 4-5 वीडियो देखेगा, फिर वो टेली प्रमोटर के माध्यम से पढ़ देता है, और क्रोमा के माध्यम से एकदम फोटो लगाएगा पीछे में, वीडियो का बैकग्राउंड एडिटिंग इतना बढ़िया से करेगा दोस्तों, लगेगा वाह कमाल है। लेकिन आज इन सब का मैं बैंड बजाने के लिए आया हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर यदि ऐसे लोग कोई हो जो देख रहे हो और उनको अगर तकलीफ हो रहा है, और ऐसे लोगों को मैं थैंक यू के रूप में, क्योंकि इनको मैं सोचा कि इतना मेहनत करते हैं, कंटेंट लाते हैं, तो इनको मैं लॉलीपॉप दूं, लेकिन लॉलीपॉप के भी लाइक नहीं, इनके लिए मैं टॉफ़ी लाया हूँ। टॉफ़ी ये भी मिलेगा नहीं, ये बाद में दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो कंटेंट किसी और से चोरी करके लाते हैं, कहीं और से, इसका सोर्स होता है इंटरनेट। ठीक है, और जो ज्ञान यहाँ पर देने के लिए आते हैं, भाई आप एक चीज़ समझो ना, 2 केस में स्कैम ज़्यादा होता है, आप ये चीज़ समझना। ठीक है, या तो जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता ना हो, या जिस चीज़ का ट्रेंडिंग ज़्यादा चल रहा हो। जैसे किसी को इंग्लिश पता नहीं है, तो उसके लिए सही भी सही है और गलत भी सही है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझिए दोस्तों। आज से 40-50 साल पहले कोई इंटरनेट नहीं होता था, तो लोगों को अवेयर करने के लिए कोई विशेष सिस्टम नहीं था, कोई विशेष चैनल नहीं था। तो एवॉन जैसी कंपनी ने डायरेक्टली लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। ठीक है, और लोगों को धीरे धीरे इसका बेनिफिट पता चलने लगा। अब भारत में 1990 और 2000 ईस्वी के आसपास कुछ कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू किया। चूंकि ये कॉन्सेप्ट नया था, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कई सारा फर्जी कंपनी भी मार्केट में उतर गया, और लोगों से रुपया लेकर बाद में बोरा बिस्तर समेट के फरार हो गया। तो बाद में क्या हुआ, लोग उस फर्जी कंपनी को गाली देने के बजाय इस कॉन्सेप्ट को ही गाली देना शुरू, जबकि कॉन्सेप्ट की गलती थी क्या? नहीं ना। मतलब बंदूक अगर कोई इलीगल रूप से चोरी छुप के चलाए और बैंक लूट ले, तो क्या बंदूक को खराब कहेंगे? बंदूक ना तो अच्छा है और ना ही खराब है। ठीक है, उसी तरह से बंदूक एक टूल है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आइए समझिए डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। दरअसल कोई प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने का या कस्टमर तक पहुंचाने का एक प्रोसेस। ध्यान से देखना इस वीडियो, इस कॉन्सेप्ट को समझना। हेलो छोटे यूट्यूबर, और मैं उनको भी बोलना चाहूँगा जो बड़े यूट्यूबर जिसका व्यूअरशिप लाखों में है। मैं तो कुछ ऐसे भी लोग को देखा जो जिसका एम में है वीडियोज, एम समझते हो ना, लाखों में है, और वो प्रवचन दे रहे हैं। वो उनको मैं कथावाचक बोलता हूँ। ये कथावाचक कहीं लायक, क्योंकि इसका सोर्स क्या है? इसका स्रोत है वही इंटरनेट। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है वही 2-4 वीडियो देखा, कहीं से कलेक्ट किया। अरे ये लोग पता वीडियो कैसे बनाते हैं? वीडियो में पहले जहर उगलेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, ठीक है, अब बाद में बोलेंगे नहीं कुछ MLM भी अच्छा है, MLM कंपनी भी अच्छे होते हैं, मतलब दोनों बात बोलेंगे, जहर भी उगलेंगे
और अच्छा भी बोलेंगे। मतलब ये दोनों तरह के कस्टमर को लाइन पर बने रहना चाहता है, समझे कि नहीं? मतलब इनका आप समझ सकते हैं। अब आगे चलिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि बिना किसी मुश्किल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचता है तो वो क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग होगा। दुनिया में से सैकड़ों कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करती है, ठीक है। अब आते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर दुकानदार, फिर कस्टमर होता है। उदाहरण के लिए मान लेते 200 रुपया में कोई मैन्युफैक्चर कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने में उसका MRP 500 रुपया हो जाता है। उसका 50 से 60-70% यानी 50 to 70% एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जो होलसेलर, रिटेलर और दुकानदार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब प्लस में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर होता है और फिर कंज्यूमर या कस्टमर होता है। बीच में जो वो होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार होता है उसके बीच में वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, या तो टीम या तो एम्प्लॉय, कई सारे कंपनी ऐसा है जो एम्प्लॉय का गठन करती है और वो जो 50 to 70% जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता था वो एम्प्लॉय या टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या गलत है आप बताइए? पहले भी 50 से 70% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट होलसेलर, रिटेलर और दुकानदार के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और इस प्रोसेस में वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे मॉडल बना दिए गए हैं, जैसे कि एफिलिएट मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको MLM बोलते हैं। तो जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये एफिलिएट मॉडल का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ वो मैन्युफैक्चरर या कंपनी से माल लेते हैं और सीधे कस्टमर तक पहुँचाते हैं और बीच में मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैन्युफैक्चरर या कंपनी से सीधे कंज्यूमर और फिर कंज्यूमर से नए कंज्यूमर तक प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाते हैं। वही ट्रेडिशनल प्रोसेस में जो 50 से 70% एक्स्ट्रा कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो अब नेटवर्क में, टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बात समझे? क्योंकि अब नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। या फिर लेवल बाय लेवल वही एक्स्ट्रा कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों कंपनी यूज करती है, क्यों यूज करना चाहिए? आप ऐसे समझिए, उन नए कंपनी के लिए चैलेंज था जिनके प्रोडक्ट में वाकई दम था, जिसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कि हम कोई अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का पहला रास्ता क्या हम अपनाएंगे? मान लेते हैं ट्रेडिशनल रास्ता अपनाते हैं, तो दुकानदार के लिए चूंकि ये प्रोडक्ट नया है और वो वही प्रोडक्ट बेचेगा जो उनके यहाँ पहले से बिकता आया है, और कस्टमर के लिए वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो पहले से खरीदता आया है। तो कोई अगर मैं नया प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो उसका बिकने की संभावना बहुत कम हो जाता है वहां पे। तो पहला तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अगर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करूं तो बहुत सारा कंपनी एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता दोस्तों। तो इस स्थिति में न्यू कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट जब लेके आता है तो कई बार अच्छा प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना उसके लिए चैलेंज, नुकसान हो जाता है, कंपनी तक भी बंद हो जाती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग है, तो यहाँ पर आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई दुकानदार कोई प्रोडक्ट के बारे में आज तक समझाता नहीं है बढ़िया से, क्योंकि उनके पास वो वही प्रोडक्ट रखता है जो लोग खरीदते आए हैं, नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा प्रोसेस, इसमें आप लोगों को समझाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट अच्छा है तो रिकमेंड भी कर सकते हैं, वो आगे भी रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोसेस में भी होलसेलर, रिटेलर वाला लाखों कमाते थे और कमाते भी। अगर एक आम इंसान को भी कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? इस कॉन्सेप्ट में एक आम नागरिक को भी इनकम करने का मौका मिलता है। अब बाद में अगर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है तो वहाँ से पैसिव इनकम का एक स्रोत तैयार हो सकता है। और मैं ऐसे सैकड़ों लीडर को जानता हूँ जो किसी न किसी कंपनी का हिस्सा है और आज वो एक अच्छा पैसिव इनकम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारा अच्छी कंपनी काम कर रही है और ये सभी कंपनी ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया
और आज के डेट में इंडिया में बहुत सारा एसोसिएशन है, जैसे कि DSA, FDSA, और ये सभी ने एक रोड मैप बनाया, ठीक है, और गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया कि इसके ऊपर कुछ न कुछ रूल आना चाहिए, गाइडलाइन आना चाहिए। और फाइनली एसोसिएशन प्लस में RCM कंपनी, नो डाउट RCM कंपनी का मैं नाम लेना चाहूँगा, इन सब के कोऑपरेशन से 2016 में गाइडलाइन आया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और मेरे पास दोस्तों गाइडलाइन है, आप देख सकते हैं, ये गाइडलाइन हो गया 2016 में आया था। अब फिर भी मार्केट में कई सारा फर्जी कंपनी अपना रोटी सेक रहा था, तो फाइनली 2021 में इसके ऊपर रूल भी लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मेरे पास है, इंग्लिश में भी है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, ठीक है, जिसके बारे में संदीप सर जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर, आप ही लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, हालांकि वैसे इस रूल के आने से बहुत सारा फर्जी कंपनी का रास्ता बंद हो गया। हाँ, एक बात है कि इस रूल में कुछ अमेंडमेंट भी होना बाकी है, ये एसोसिएशन का काम है, लेकिन इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि रातों रात तू करोड़पति बन सकता है, सिर्फ ज्वाइन करो रुपया आएगा, तो भी अगर आप उसमें जा रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, ये MLM या डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है। हेलो, सुन रहे छोटे यूट्यूबर, ठीक है, अगर ये टोटल चीज़ समझने बूझने के बाद भी अगर कोई कंपनी में आप फंस रहे हैं, वो बोल रहा है कि ज्वाइन करो रुपया आएगा, तो ये डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम है क्या, MLM की प्रॉब्लम है क्या। कोई अगर डॉक्टर के भेष में आपका इलाज करने के बजाय हार्ट या किडनी निकाल ले, तो क्या पूरी डॉक्टर समाज को आप गाली देंगे? पूरी डॉक्टर समाज को आप गाली देंगे? गलत लोग तो यार हर प्रोफेशन में, हर जगह, रियल एस्टेट में भी बहुत सारा लुटेरा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास बात, लास्ट वीडियो में संदीप भाई ने रूल पढ़ते हैं और पिरामिड स्ट्रक्चर और मनी सर्कुलेशन के बारे में बोलते हैं। देखो भाई, एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी लीगल या इलीगल स्ट्रक्चर से नहीं होता है। आप ही लोग बताइए दोस्तों, गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब कि आप रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेलिंग के अंदर ही रुपया डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ओवर प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यदि कोई बोल रहा ज्वाइन कीजिए रुपया मिलेगा, तो स्कैम है। अभी ज्वाइन कीजिए 2 साल में रुपया डबल, स्कैम है। स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो हर कंपनी में जनरल मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, स्टाफ होते हैं। अगर उन सबको एक स्ट्रक्चर में बनाया जाए तो वो भी पिरामिड की तरह बनेगा। क्या वो स्कैम है? जितना भी गवर्नमेंट जॉब में भी लोग हैं, उनको भी अगर स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाए तो वो भी पिरामिड की शेप लेगा। क्या वो स्कैम है? ये क्या इलॉजिकल बातें हैं। देखिए दोस्तों, अगर अच्छी कंपनी है कि नहीं है अगर जानना है तो मुझे लगता है 4 पैरामीटर है जिस पर देखा जा सकता है। पहला चीज, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनका लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास क्या है, वो चीज आप चेक कीजिए। सेकेंड चीज, प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, क्या उसका प्रोडक्ट एफोर्डेबल है, यूजेबल है, रीपरचेज करने योग्य है, दोबारा परचेज किया जा सकता है, एक नॉर्मल इंसान ले सकता है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरी चीज, उसका प्लान क्या है, पे आउट क्या है। कई कंपनी ये प्रॉमिस तो नहीं कर रही कि आज ज्वाइन करो और 1 साल के बाद साल के एंड में पेमेंट मिलेगा, तो दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर का ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम क्या है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सिर्फ ज्वाइन कराने पे तो फोकस नहीं कर रही, या वहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है, कस्टमर सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अगर ये सब चीज़ सही है तो अच्छा है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। देखो, चोर कंपनी हमेशा रहेगा मार्केट में, आपको जगना पड़ेगा। संदीप मिश्री, विवेक बिंद्रा, दोनों के बीच में अब क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं अब आगे क्या होगा। अरे क्या होगा देखेगा, वो जानेगा अपना क्या करना है। उनमें पढ़ के आपका क्या होगा मेरे भाई। आप अपना पढ़ाई छोड़ करके, अपना काम धाम छोड़ करके उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, को फायदा है। दोस्तों, आप अपना काम में लगे रहिए, जो भी काम को आप पकड़े हैं शिद्दत के साथ कीजिए और आगे बढ़िए।